नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो अंकिता भंडारी की हत्या, इस हत्या के मामले में जो लोग दोषी ठहराए गए हैं, जिनको उम्र कैद की सजा हो गई है, उसके बाद अब क्यों फिर से अंकिता को न्याय की मांग उठने लगी है। उत्तराखंड की जो बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी सरकार है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने में, अंकिता के माता पिता को न्याय दिलाने में पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो है वो क्या सही इंसाफ कर रही है, सही भूमिका निभा रही है। पहले अपने दर्शकों के सामने कुछ हम फैक्ट्स रखेंगे और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय मिल चुका है या न्याय मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अंकिता के जो माता पिता हैं उनको न्याय मिले और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब बात सीबीआई जांच की आती है तो फिर धामी जो हैं मुख्यमंत्री, वो सवाल टालते नजर आते हैं। उत्तराखंड पुलिस की जो एसआईटी की जांच है उस पर कई तरह के सवाल हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे साजिश के तार। ये जब मामला 2022 में सामने आया था तब भी वीवीआईपी का जिक्र हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से वही बात कुछ ऑडियो क्लिप के जरिए फिर से सामने आ गई है। और ऐसे में सवाल ये है कि सीबीआई जांच से क्यों बच रही है धामी सरकार। और इसके साथ साथ विपक्ष को जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी घेर रहे हैं कि ये तो राजनीतिक विरोधियों की साजिश है, कहीं ना कहीं ये उनकी सरकार को गिराने की कोशिशों को ये अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ विपक्षी और विरोधी दल ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जो सिविक सोसाइटीज़ हैं, जो वहाँ के संगठन हैं, एनजीओज़ हैं, वो अब सड़क पर हैं और धामी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। चलती जांच के दौरान आखिर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, इसका क्या उत्तर मिल चुका है। हत्या की साजिश की जगह जो वनतारा रिजॉर्ट है, इसे क्यों गिराया गया और किसे बचाने की कोशिश कर रही है धामी सरकार, इसी को समझने के लिए आइए हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर सीनियर जर्नलिस्ट उत्तराखंड से उमाकांत लखेरा सर, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंशु नेतानी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं उमा सर से करना चाहती हूँ क्योंकि उनके पास बहुत ही सीमित समय है। तो उमाकांत सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, पहली बार जुड़ रहे हैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड, अब एक बार फिर से न्याय की मांग होने लगी है। क्या जब कोर्ट ने दोषियों को सजा दे दी उसके बाद से ही संतुष्टि नहीं थी कि, या फिर जो ऑडियो क्लिप आया सामने और जो नए दावे सामने आए हैं उससे न्याय को लेकर अब संशय, या फिर ऐसा लग रहा है कि सभी सवालों के जवाब नहीं मिल सके थे? देखिए, थैंक यू वेरी मच। आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपके दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि एक वर्ड होता है जो हमारी जुडिशियल सिस्टम में कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड जी। 2.5 साल से ऊपर हो गया है। वो एक कोल्ड मर्डर हुआ और एक लड़की जो बहुत गरीब लड़की, मतलब उसके जो माता पिता एक किस्म से डेली वेज लेबर थे, और अंकिता को नौकरी करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि वो घर की बड़ी बेटी थी और उस बिटिया का जो घर था, उनका बहुत कच्चा घर होता है पहाड़ में, उसके ऊपर पत्थर की पटाल होती है। तो उसका एक सपना था कि वो खाली घर में गरीबी है, घर में एक्सपेंसिव है इलाज के लिए या खाने के लिए, तो मैं नौकरी करूंगी, मैं पढ़ लिख गई हूँ। बड़े स्ट्रगल करके माँ बाप ने उसे पढ़ाया जी। और उसको एक नौकरी मिल गई। और नौकरी मिलने की बारे में उसका ये सपना था कि जो पहली जो सैलरी मिलेगी, जो 10,000 रुपीज जो उसको मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, उस सैलरी से अपने घर की छत को ठीक कराएगी, क्योंकि छत से पानी टपकता था और वो उसके माँ बाप या जिस कमरे में सोते थे वहाँ लोग प्रॉपरली सो नहीं पाते थे जी। और पहाड़ों में तो बारिश होती है तो 2-3 महीने 4 महीने तक तो बारिश होती रहती है। तो ये बताइए ना कि इस हालत में उस लड़की ने जॉब ज्वाइन की और अब हालत ये है कि सरकार उसमें लिपापोती कर रही है डे 1 से। एक तो सरकार ने क्या किया है कि जो
क्राइम का जो सीन था, क्राइम के सीन को डिस्टॉर्ट किया, उसको खत्म किया, ध्वस्त किया, डेमोलिश किया, और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे सीधे तौर पर उसमें कल्प्रिट हैं। और अब जब सीबीआई इंक्वायरी की जांच हो रही है तो सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री सीबीआई इंक्वायरी, क्या मुख्यमंत्री जो पोस्ट पर बैठा हुआ है उसको पोस्ट पर रहते हुए सीबीआई इंक्वायरी स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे होगी? क्योंकि वो तो अपने सीबीआई को भी अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और जो जो वहां जो क्राइम सीन था, जहां डेमोलिश हुआ जो रिजोर्ट था बनतारा रिजोर्ट, वो गंगा भोगपुर है, पौड़ी गढ़वाल जिला है, नदी के उस पार हरिद्वार से कम 35 किलोमीटर दूर है, वो ऋषिकेश के पास है। तो सवाल ये है कि उसको जो डिमोलिश करने के जो आदेश दिए, ये दावा किसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं किया, ये कम्युनिस्ट पार्टी के या यूपीडी के लोगों ने नहीं किया। ये दावा वहां के जो क्षेत्र की विधायक हैं, उनका नाम रेणु बिष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए है, उन्होंने, वो खुद मजेदार बात है कि वो कॉन्ट्रैक्टर भी है और ठेकेदार भी है, ये बुलडोजर भी है उनके अपने पास, कई सुना है कि 100-150 बुलडोजर है उनके पास अपने। तो बुलडोजर के भी वो ठेकेदार हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, बीजेपी के एमएलए भी हैं, उन्होंने बुलडोजर लेके आके गिरा दिया। अब उसके बाद उन्होंने वहां पर बाइट दी, पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें रेणु बिष्ट ये कहती हुई पाई गई, और अभी भी वीडियो चल रहा है, आज तक में सारी जगह वीडियो चल रहा है, कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये सितंबर घटना के 3-4 दिन बाद की बात है, 23-24 तारीख की सितंबर की, कि मैं मुख्यमंत्री जी की बड़ी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि मैं उनसे कल मिली तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि तत्काल वो बुलडोजर जो है, बुलडोजर से वो जो रिजोर्ट है उसको गिरा दिया जाए। तो सवाल ये है कि जो इंडियन पेनल कोड में जो सजा होती है, मर्डर अगर हत्या हुई है और हत्या के जो सबूत है वो अगर आप कोई तोड़ता है, उनको गिराता है या उनको छिपाता है या उनको नष्ट करता है, तो उन पर भी हत्या का मुकदमा चलता है। तो मुझे लग रहा है कि हत्या का मुकदमा न केवल वो वीआईपी पर चलेगा, जांच अगर स्वतंत्र निष्पक्ष होगी, और ये तो सामने ही है, इसमें धामी साहब तो सामने ही सीधा कल्प्रिट की तरह वो बात कर रहे हैं कि भाई आप गिरा दीजिए। और अब इसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ ये होगा कि भाई जो सीबीआई को अगर जांच जाती है तो सीबीआई तो अपने प्रोटोकॉल से उसके जो मानदंड है सीबीआई इंक्वायरी के, वो तमाम जो कल्प्रिट है, अपराधी है, क्राइम करने के पहले, क्राइम करने के बाद उनकी कितने कितने लोगों से बातें हो रही थी, जो फैक्ट छिपाए गए, सीसीटीवी नष्ट कर दिए गए, सीसीटीवी फुटेज, कहा गया है, बहाना बनाया गया है कि वो तो खराब चल रहे थे। तो खराब क्यों चल रहे थे? सवाल तो ये खराब क्यों चल रहे थे, वो भी एक अपराध है। दूसरी बात ये है कि उनका जो सामान था, जो कमरे थे, उनको नष्ट किया गया, उनके जो बिस्तर थे, जहां उनके साथ असल्ट हुआ, दुष्कर्म हुआ उस रूम में जहां वो रहती थी, और उसमें ये दोनों कल्पित, जो 3 कल्पित है, जो जिनको आजन्म कारावास की सजा हुई है, वो उसमें अभियुक्त है। उन्होंने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म किया, जो भी चीजें होंगी। एक बड़ा सवाल उत्तराखंड में है कि देखिए, जो उत्तराखंड में रोजगार का तो कोई साधन नहीं है, तो वहां लोगों के जो नौजवान हैं, लड़कियां खास तौर पर, वो सॉफ्ट टारगेट बनाई जा रही हैं, और उनको इस तरह से प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की एक नई संस्कृति, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। अभी हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला हो रहा है, अगले साल 2027 जनवरी को अर्ध कुंभ मेला हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री अब ध्यान बांटने के लिए क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम्स की किसी की दुकान कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सांप्रदायिकता का, मुझे लग रहा है कि पूरे इश्यूज को कम्युनल ट्रेंड देने की कोशिश हो रही है, जो बहुत निंदनीय है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा देर, जितनी देर करेगी, वहां आंदोलन चल रहे हैं, सारे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, और मुझे लगता है कितनी देर ये करेंगे, उसमें सबूत मस्त जुटाने की कोशिश करेंगे, सबूत ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, ध्यान बांटने की कोशिश करेंगे, और जितना वक्त इनको मिलेगा वो मुझे लग रहा है कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगा, अन्याय होगा उस परिवार के साथ में जिसको ये फटाफट मिलने की कोशिश, जिन्होंने कोशिश की, प्रेशर करने की कोशिश की। ये कोशिश का एक साफ साफ जो मकसद है, मकसद ये है कि परिवार को मैनिपुलेट करके मनाना, उनको चापलूसी करके या चिकनी चुपड़ी बातें करके मनाना कि हम आज आपके साथ न्याय होगा। तो न्याय करता हुआ न्याय हो रहा है तो वो होते हुए दिखना भी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि न्याय हवा में हो रहा है, वो तो कहाँ न्याय आप कर रहे हो। तो ये सारी बातें, तो सीबीआई कोर्ट मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की एक बेंच होनी चाहिए, उसमें 2 से ज्यादा बेंच होनी चाहिए। मामला बहुत सेंसिटिव है ये,
जी। 2 से ज्यादा जज नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिन जजों को आप रखेंगे कोर्ट मॉनिटर, सीबीआई मॉनिटर इंक्वायरी में, उन जजों के बारे में अंकिता के जो परिवार के जो एडवोकेट साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनकी सहमति से, ऐसा नहीं हो कि कोई आपका बीजेपी का अपॉइंट किया हुआ जज को आप उसमें डाल दें, वो तो वही फैसला करेगा जिनके घरों में नोटों के बोरे मिलते हैं। तो उस तरह के जज होंगे तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंशु जी से एक छोटी टिप्पणी ले लेती हूँ। अंशु जी, अब जो ताज़ा विवाद जुड़ चुका है ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद, क्या वो उन आरोपों को बल देता है, आधार देता है जो अंकिता के शव मिलने के बाद से या फिर इस मामले के सामने आने के बाद से लगातार कहा जा रहा था कि इसमें किसी वीवीआईपी का एंगल है, उसे सर्विस देने का दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकती हूँ उससे पहले कि मैं आपका उत्तर अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और सीधे चलेंगे अंशु जी के पास। अंशु जी, जिस ऑडियो वीडियो क्लिप को लेकर अब ताज़ा विवाद और ज़्यादा गंभीर नजर आने लगा है, क्या आपको लगता है कि इससे अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं उनको असल न्याय मिल सकेगा? हालांकि धामी सरकार और खुद मुख्यमंत्री धामी कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब वो कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी को बख्शा नहीं गया है, तो फिर उनका आशय क्या निकाले उत्तराखंड के लोग या फिर जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो लोग? वो क्या समझे कि पुष्कर सिंह धामी किस तरह की जांच की बात कर रहे हैं? नेहा, देखिए, इसमें बहुत तरीके की बातें हैं। न्याय की मांग तो सभी कर रहे हैं और शुरू से ही मांग की जा रही है कि इसमें सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, और सीबीआई जांच वो भी ऐसी जांच जो कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज या फिर किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में हो, क्योंकि सिर्फ सीबीआई जांच से भी लोगों को संतोष नहीं होगा। विश्वसनीयता अब जिस तरीके से गड़बड़ा दी गई है तो लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। और जो आप कह रही हैं कि क्या ये जो उर्मिला ने जो ऑडियो वीडियो सामने लाए हैं ये कितने बड़े सबूत हैं या इससे क्या मदद मिलेगी? देखिए, डे 1 से ही वीआईपी का नाम आ रहा है। जो अंकिता भंडारी के जो भी चैट्स थे अपने मित्र के साथ, उसमें उन्होंने वीआईपी का जिक्र किया है। हाई कोर्ट में जो ये मामला गया था उसमें भी वो ये सारी चीजों का मामला गया कि कोई वीआईपी था, उसका जिक्र हुआ। वीआईपी कौन था यही सामने लाना है, क्योंकि सबूत सारे नष्ट कर दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो जांच है उसकी जांच के सामने भी बहुत दिक्कत पेश आने वाली है, क्योंकि वहां पर सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। जो अंकिता का फोन है वो नष्ट हो गया, वो नहीं मिलेगा। जो आरोपी बाकी थे जो सजा याफ्ता है उनके फोन नष्ट हो गए। सीसीटीवी वहां पे फुटेज नहीं थी, तो हर तरीके से वहां सबूतों को मिटा दिया गया। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उर्मिला सनावर ने अपने पति के साथ जो कॉन्वर्सेशन है उसमें वीआईपी की बात की और उसका जिक्र आया है और नाम आए हैं बीजेपी के आला नेताओं के, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा सबूत है और उसकी पुष्टि वही लोग कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा, कहा जाए कि एक निर्णायक चीज साबित हो सकती है इस पूरी जांच में। उन लोगों की गवाही अगर वो पूरी सत्यता से पुष्टि के साथ इन चीजों को आकर सामने पुष्ट करते हैं, तो ये तो अब उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि सीबीआई जांच की मांग को माना क्यों नहीं जा रहा है? अंकिता के माता पिता को मुख्यमंत्री धामी ने आनन फानन में मिलने के लिए देहरादून बुलाया, उनको शॉल पहना के सम्मानित किया। पता नहीं अब पीड़ित परिवार का इस तरह से सम्मान करना चाहिए या उनके साथ दुख दर्द सांत्वना देनी चाहिए, ये बात भी समझ नहीं आई। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद उनको कई तरीके से कुछ समझाने की कोशिश हुई होगी, समझाइश दी गई होगी कि बहुत हो सकता है कि इतना बड़ा प्रकरण हो रहा है, सरकार न संकट में आ जाए। कहा तो ये भी जा रहा है बीजेपी में भी कई फाड़ हो रहे हैं और सरकार भी शायद पलट न जाए या फिर मुख्यमंत्री भी चेंज ना हो जाए, तो बहुत तरह का डर उनके मन में, भय होगा। तो हो सकता है माता पिता को कई तरह की समझाइश दी गई हो। लेकिन आज ही माता पिता के जो नए इंटरव्यूज और बयान आए, उन्होंने कहा कि हमने वहां पर भी जो जाकर पत्र दिया उसमें भी हमने यही बात मांगे लिखी है कि सीबीआई जांच हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, और वीआईपी कौन है उसका खुलासा हो। ये तो हमारी मांगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। उन्होंने अभी तक मगर जांच के लिए न तो ये राज्य सरकार लिखकर भेजती है कि जांच की जाए, लेकिन ऐसा कोई पत्र उन्होंने अभी तक भेजा नहीं।
ना जी। ही इसकी कोई घोषणा की है, केवल उनको सांत्वना दी है। जी। तो इसको कहां तक हम स्वीकार करें, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें चल रही हैं, हम देखते हैं कि उर्मिला सनावर जैसे जब भूमिगत हो गई थी, पहले तो वो रो रही थी कि मुझे पुलिस का ही डर है, पुलिस ही से मुझे कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, जी। तो वो इतने संशय में थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि उसको दिल्ली से पुलिस बचा के अब नहीं लाती है उत्तराखंड, उसे कोई, ये स्वामी जी हैं भारती, वो जो है वो प्रकट होते हैं कहीं बीच में से। वो कौन है? वो बिचौलिए हैं, वो मध्यस्थ हैं, वो किस हैसियत से, कहां से वो एक चौधरी बन रहे हैं कि वो उसको लेकर आते हैं संरक्षण देकर, और वो ही बताते हैं कि उर्मिला ने क्यों ये बयान दिया। उनको कैसे पता कि उर्मिला की अपने पति से झगड़ा झंझट था और उसने अपने पति सुरेश राठौर से बदला लेने के लिए बयान दिया, बीजेपी से साजिश कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो ये जो पूरा, जो स्वामी जी हैं, स्वामी भारती, उनका पूरा जो यहाँ पर प्रकरण है संदिग्ध नजर आता है। वो कैसे प्रकट हो गए? उन्हें किसने मध्यस्थता करने के लिए कह दिया? और उर्मिला उनका ही विश्वास करके यहाँ कैसे चली आई है? और ये भी जानकारी है, जानकारी क्या है, ये तो तस्वीरों में दिख रहा है कि उससे पहले वो स्वामी जी जाकर जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनसे मिल रहे हैं, इतने हाई लेवल के व्यक्ति से। और जो बातें आ रही हैं कि ये जो है स्वामी जी, इनका काफी एक संदिग्ध तरीके से इनकी क्रियाकलाप रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं है कि वो किस हैसियत से इस पूरे प्रकरण में आ गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें, बातें क्या लीपापोती के लिए हो रही है, लेकिन जो कुछ भी है, उर्मिला अपने बयानों पे कायम रहती है। सबूत तो ये है ना, चाहे वो किसी भी वजह से आए हो, झगड़े की वजह से आए हो, लेकिन ये एक बहुत बड़े सबूत हैं और इनको जांच के दायरे में आना चाहिए। जो भी चीजें हैं साफ होनी चाहिए। कोई भी वीआईपी है, जैसे मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि किसी भी दल का हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब आप जांच का ही आश्वासन नहीं दे रहे हैं, सीबीआई जांच का, तो कैसे आप पे भरोसा किया जाए? और नहीं, जब उसी की अगली लाइन आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक विरोधी की साजिश हो सकती है, वो तो जोड़ रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं जो है संशय की नजर से देख रहे हैं। जांच की बात तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसे राजनीतिक साजिश भी करार दे रहे हैं। मैं प्रेम कुमार सर से एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूंगी। सर, ये इस पूरे मामले ने जो नया मोड़ ले लिया है और सीएम की कुर्सी तक जो आंच आ रही है, और सीएम कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और माता पिता से मुलाकात कर तय करने की कोशिश करते हैं, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि क्या कानून ऐसे चलाएगी सरकार? क्या ये भी इस पूरे मामले को, जैसे उमाकांत सर ने कहा, जैसे अंशु जी ने कई जो है नई गतिविधियां और इस नए घटनाक्रम को हमारे दर्शकों के सामने रखा है, क्या ये सभी इशारा कर रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री पहले दिन से ही अंकिता के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इन सभी बातों को, इन सभी कड़ियों को अगर जोड़ा जाए। जी शुक्रिया नेहा जी। देखिए, ये मसला जो है एक तरह से खत्म तो मान ही लिया गया था, जब सजा भी हो गई, कोर्ट में सब कुछ हो गया, लेकिन ये मसला नए सिरे से उठा और नए सर्कमस्टांसेस बने, नए तरह से सबूत आए, बयान आए, उसके बाद ये मुद्दा फिर से उठा। अब जिस तरह से इस मुद्दे पर पूरा उत्तराखंड सड़क पर है, मैं हाल की तमाम घटनाओं में इससे ज्यादा रिएक्शन किसी और घटना पर देख ही नहीं पा रहा। किसी भी वोट चोरी पर भी पूरा देश इस तरह से नहीं हो रहा है, किसी और दूसरे मसले पर नहीं हो रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी के मसले पर जो रिएक्शन उत्तराखंड में है, अलग बात है कि उत्तराखंड से बाहर नहीं, लेकिन उत्तराखंड में जो रिएक्शन है वो अपने आप पर मुझे लगता है प्रेम सर शायद दिल्ली में भी है इसकी आंच। जी हाँ, मैं उसको खारिज नहीं करता, लेकिन मैं मोटे तौर पर जो कह रहा हूँ उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड में जो घट रहा है उससे ये पता चल रहा है कि इस केस में पोटेंशियल है, यानी न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। न्याय होना तो एक बात है, न्याय अन्याय हुआ है इस मायने में कि जो कल्प्रिट है वास्तव में जो वीआईपी है, जो बड़े लोग हैं, उनको बचाने का काम हुआ है। और ये बात इस जांच से साबित होगी, ये तो बात अलग है, लेकिन जांच से पहले जनता को विश्वास हो चुका है कि इसमें वीआईपीस हैं और वो लोग बचा रहे हैं, और कुछ लोगों को जो गुनाह सजा मिली है वो बस मुखौटा है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये केस बहुत बड़ा केस है, और ये कहना सरकार का कि लड़की के पिताजी जो बोलेंगे हम वो करेंगे,
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लड़की के पिताजी अगर किसी सरकमस्टांसेस में बोले हम हो गया, हम बहुत तंग आ गए, हमें घर में रहने दीजिए, जैसे जस्टिस लोया के केस में हुआ था, तब तो फिर हो गई बात। तो कहने का मतलब है कि घटना न्याय मांगती है ना, घटना अपने आप में स्पष्ट जांच और न्याय मांगती है। उसके किरदार के ऊपर में घटना का न्याय नहीं डिपेंड करता है। हम आज हैं, हम जान रहे हैं कि लड़की के पिताजी पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी बेटी की जांच के लिए, हत्या की जांच के लिए, बलात्कार की जांच के लिए पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, सीबीआई की जांच, इवन वो कॉल डिटेल्स मांग रहे हैं, वो सारी चीज मांग रहे हैं। जी। लेकिन ये क्या आगे भी मांगते रहेंगे? ये मांगते नहीं रहे, इसकी व्यवस्था कर देंगे। वो कहेंगे जो बाप बोल रहा था वो हमने कर दिया। तो यहां तक ऐसा कोई पॉइंट वो ले जाना चाहते हैं जहां से कि पूरे मुद्दे को ही शांत कर दिया जाए। इसलिए न सीबीआई का जांच का आदेश हो रहा है, बस एक बात बोली जा रही कि पिताजी जो बोलेंगे वो हम करेंगे, और पिताजी जो बोल रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हालांकि किसी मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए कि पिताजी, माता पिताजी जो बोलेंगे वही जांच होगी, बल्कि एक युवती के साथ बलात्कार हुआ और उसके दोषियों को सजा दिलाना ये प्रथम कर्तव्य बनता है किसी भी मुख्यमंत्री का। एक ब्रेक लूंगी और हमारे साथ उमाकांत लखेरा जुड़े हुए हैं, उनसे एक टिप्पणी लूंगी। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं जस्ट टीवी पर। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का और सीधे चलते हैं उमाकांत जी के पास। उमाकांत सर, समझना चाहती हूँ कि क्या अब जिस तरीके से उत्तराखंड में लोग सड़क पर उतर गए हैं, क्या अब वाकई में अंकिता को न्याय मिलता हुआ दिख रहा है? अगर किसी प्रेशर में आकर धामी सरकार सिटिंग जज से या फिर रिटायर्ड जज से जांच की बात करती है तो इस पर कितना भरोसा किया जाए? वही मुख्यमंत्री जो पहले दिन से बचाते हुए नजर आते हैं दोषियों को, अब उनकी जाँच का जब ऐलान होगा तो उस पर कितना भरोसा? जी देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। एक मुख्यमंत्री को तो नासमझ मुख्यमंत्री बताऊंगा मैं उनको, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो सबूत छोड़े हैं ना, जिससे कोई डकैती डालता है तो पता लगा कि उसकी वहाँ घड़ी छूट गई या जूता छूट गया या कोई ड्राई क्लीन का कपड़े दे रखे थे, ड्राई क्लीन की दुकान में उसका बिल छूट गया, गिर गया चलते चलते भागते हुए। तो इस तरह के सबूत मुख्यमंत्री ने पूरे क्राइम सीन पर छोड़े हुए। तो जाहिर सी बात है कि जो कानून का शिकंजा मुख्यमंत्री से शुरू होना चाहिए। और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये भी है कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका ट्वीट, उनका नाम अभिनव कुमार है, जो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। 25 साल पहले वो उत्तराखंड जब राज्य बना था तो उस समय वो ट्रेनी के तौर पर उत्तराखंड में आए और उनको उत्तराखंड ने गोद ले लिया, मतलब वहां के नेताओं ने गोद ले लिया। उनके ट्वीट आप देखेंगे, अभिनव कुमार आईपीएस, उनके ट्वीट से मैं आश्चर्यचकित रह गया। वो जो है मुख्यमंत्री के स्टाफ से 1 साल पहले तक उनको इन्होंने कृपा करके उनको प्रमोट करके एडीजी रैंक पर भी ले आए। अभिनव कुमार का जो आईपीएस ऑफिसर है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो या मैं किसी अधिकार पर होता तो सबसे पहले उनको नौकरी से बर्खास्त करता, क्योंकि किसी भी आईपीएस ऑफिसर को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरह वो ट्वीट कर रहा है जी। वो कह रहे हैं घटिया राजनीति, वो आप देखिएगा, बड़ा शर्मनाक है। तो ये कौन है, ये किसके तौर पर? तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जांच का विषय में अगर अभिनव कुमार नहीं आएंगे तो जांच पूरी अधूरी है। अभिनव कुमार इनके मतलब नाक कान आंख है मिस्टर धामी के। और अभिनव कुमार वो जो एसआईटी बनाई गई थी, सो कॉल्ड एसआईटी जांच करने के लिए, जिसने आंखें बंद करके जांच की, और इतना भयंकर केस था, इतना बड़ा केस था, उसकी उन्होंने केवल जैसे एक असाइनमेंट दिया हुआ था कि ये करो, उन्होंने एसआईटी ने वो जांच की, कहा कि वो महिला हमने जांच अधिकारी बनाई है, तो महिला जांच अधिकारी बनाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि किसी भी महिला का आप पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी का, तो सबसे पहले उसमें लेडी डॉक्टर को भी जरूर है। देयर इज नो डॉक्टर। तो जिसने पैनल बनाया वो डॉक्टरों का, वो भी रडार पाएगा, एक्शन उसके खिलाफ भी होगा, बचेगा कोई नहीं जी। अभिनव कुमार, मेरी जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये जांच में अभिनव कुमार को भी आना चाहिए, क्योंकि उनका जो ट्वीट है बड़ा खतरनाक।
वो ट्वीट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुद फंस रहे हैं अभिनव कुमार, और उसको बचने के लिए वो कोई पार्टी के नेता है। अगर आपने नेताओं वाले स्टेटमेंट देने हैं तो आप नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ो ना, उसने रोका है आपको? ये तो फ्री कंट्री है। तो ये सब लड़ा, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अब ये जो छोटे मोटे जो पड़ाव हैं, उर्मिला सनावर, ये वो फलाना, ये पड़ाव है, पेड़ है, पेड़ के नीचे लोग कुछ दिन तक छाया ले लेंगे, 2-4 दिन 5 दिन, उसके बाद तो फिर एक कठिन रेगिस्तान शुरू होने वाला है। क्योंकि ये तो एक्सपोज हो गई। इसमें ये जो उर्मिला सनावर, मेरी जो रिपोर्ट है कि दिल्ली में इन्होंने, धामी साहब दिल्ली में थे मंडे को, और इनको बातचीत हुई इनकी आपस में फोन पर। दर्शन भारती ने बातचीत कराई और उनको आश्वासन दिलाया गया कि तुम आ जाओ, कोई नहीं, क्या है। अब क्या है, दर्शन भारती साथ छोड़ चुके हैं उर्मिला सनावर का। अब क्या करेंगे कि ये जो है उसको बनाएंगे बकरी का बकरा, क्योंकि अब मछली पकड़ ली हमने, हत्या का खुलासा हो गया। और हत्या का खुलासा इसलिए कि जो सबूत उन्होंने दिए थे वो तो सब झूठे हैं, तो बात खत्म हो गई। मतलब इंक्वायरी, जो सीबीआई इंक्वायरी वो नहीं करेंगे, सबूत जो उन्होंने दिए थे वो तो झूठे निकल गए, वो तो वाइफ हस्बैंड का झगड़ा था। तो सवाल ये है कि ये सब ध्यान भटकाने की छोटी मोटी कोशिशें हैं। ये अंकिता भंडारी के जो माँ बाप को लेके आया गया, वो भी ध्यान भटकाने की कोशिश है। सच्चाई तक पहुंचेंगे, अरे सच्चाई तक पहुंच रहे तो दिखते दोनों, सच्चाई तक कैसे पहुंच रहा, दिखाओ सच्चाई तक पहुंचते हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो जन आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत तेज होने वाला है। मेरी जो एक्स सर्विसमैन है, वहाँ के जनरल है, आर्मी जनरल, 12-14 आर्मी जनरल देहरादून में रहते हैं, उन सबसे मेरी बात हुई। उनका कहना है कि हम भी आंदोलन में कूदने वाले। तो अब ये है कि एक्स सर्विसमैन, मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख उत्तराखंड में एक्स सर्विसमैन है, उनमें से अगर आधे भी आ गए तो 1 लाख तो वही हो गए। और वो नौकरी के लिए तुम पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को पेंशन मिलती है। इतना तो है कि उनको खाने पीने, परिवार चलाने के लिए पेंशन तो मिलती है, तो वो तो आपसे दबेंगे नहीं। तो आधे तो अब भाजपा के साथ है आज की तारीख में भी एक्स सर्विसमैन, उनको रेडिकलाइज कर दिया ना, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है। तो धीरे धीरे करके लोगों को सच्चाई पता लगी, आंदोलन गांव गांव में पहुंच गया है। और ये आंदोलन छूटने वाला नहीं है, अभी नया आंदोलन ये नए सिरे से नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत धामी सरकार के होने वाली है। और ये गाज में कई लोग, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग अभी जिनके नाम नहीं आए हैं, जिनके नाम पब्लिक डोमेन पे, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरी है कि बड़े नाम भी आ सकते हैं अगर सीबीआई इंक्वायरी होगी। और प्रधानमंत्री जी कहाँ है? अरे सीबीआई का डायरेक्टर प्रधानमंत्री से रोज सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट होता है जी। अगर प्रधानमंत्री सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं। तो सीबीआई डायरेक्टर, आईबी डायरेक्टर तो रोज प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के लिए वोट चाहिए केवल, और कुछ नहीं चाहिए। उत्तराखंड में गढ़वाली में वहां भाषण देते हैं, गढ़वाली में 2 शब्द बोल दिया वहां गढ़वाली में, गढ़वाली भाषा में और गढ़वाली लैंग्वेज में, और हो गया, आपको वोट मिल गए हिंदुत्व के नाम पर। तो आपने जो वो लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की, सांप्रदायिक उन्माद फैला करके पहाड़ के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, भेड़ बकरी समझ करके आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लोग जाग गए। अब इनके जो काले कारनामे हैं उनको लोग एक्सपोज कर रहे हैं। पब्लिक सड़कों पर आ गई है, पब्लिक अब घर जाने वाली नहीं है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बड़ा सरदर्द होने वाला है आने वाले दिनों में, यही कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपसे, मिस समय के लिए जुड़े थे और एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो उससे पहले आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दर्शकों से अनुरोध की जुड़े रहिए, लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। तो अंकिता को न्याय मिल चुका है या फिर अभी भी जो बड़े दोषी हैं उनको बचाने में धामी सरकार लगी हुई है? अंशु जी के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंशु जी, ये वो सरकार है जो कहती है कि राजनीतिक विरोधी साजिश कर रहे हैं, अगर ऐसा ही कुछ है तो आप सबूत लेकर आओ, तो सबूत लेकर आओ। और अभी जो टालने की बात दिख रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, माता पिता से मिल चुके हैं, किसी भी आगे जांच किस तरीके से होगी इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, तो क्या 11 तारीख का इंतजार कर रही है सरकार कि वो जांचना चाहती है कि कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन निकलकर सामने आएगा? उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए, नापते मापते तौलते हुए ही जांच के आदेश दिए जाएंगे, और उसके बाद धामी सरकार का जो एक्शन होगा वो क्या बीजेपी सरकार को बचा पाएगा? अंशु जी। नेहा, यहाँ मामला इतना सीधा सरल नहीं है। सब कुछ यहाँ मुख्यमंत्री धामी के हाथ में नहीं है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। क्योंकि कई हलकों से ये बात आ रही है कि धामी अगर चाहे भी तो वो अपने मन से स्वयं यहाँ पर सीबीआई जांच के लिए कोई आदेश या पत्र नहीं लिख सकते हैं। ये मामला बहुत उनके आगे से हाथों से निकल चुका है, और ये मामला जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। और बीजेपी की जो आला कमान है
वो ही अब इस सब चीजें पे तय करेंगे। बात तो ये यहाँ तक भी आ रही है कि शायद धामी तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए, लेकिन उन पर दबाव है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये चीजें ना हो। और जो आपने कहा है कि 11 तारीख को क्या होगा, बंद होगा, उसके बाद क्या दबाव होगा, ये तो एक अलग बातें हैं कि किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन बनता है, जन दबाव बनता है। हमने देखा कि बहुत सारे और भी मामले हुए हैं जिनमें जन दबाव के आगे झुकना पड़ा है, फैसले बदलने पड़े हैं, चाहे वो अरावली का मामला रहा हो या चाहे वो दूसरे भी मामले रहे हों, उनमें इस तरीके का दबाव काम आया है और उत्तराखंड में लगातार ये आंदोलन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, हमको ये समझना होगा कि यहाँ एक स्वतंत्र सीएम के तौर से मुझे लग रहा है कि धामी काम नहीं कर पा रहे, वो खुद अपने फैसले नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के अंदर भी इनफाइटिंग बहुत चल रही है। यहाँ पर जिस तरह की खबरें मिल रही है कि जब भी ऐसा होता है तो एक दूसरा धड़ा उभर जाता है। अभी आपने देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत दोनों ने ही बयान किए कि बड़ा सीरियस मामला है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है तो बीजेपी में जो दूसरा गुट होता है वो सक्रिय हो जाता है और उनको लगता है कि किसी तरीके से अगर बिल्ली के भागो उनका छींका फूट जाए। तो ये सब भी इनफाइटिंग चल रही है। और दूसरी बात है कि इसमें जो वीआईपी का नाम आ गया है, जिस तरह से आप सोचिए कि किस तरीके से काम चल रहा है कि उसी समय हाई कोर्ट से वो भी अपने लिए उनके पक्ष में आ जाता है फैसला और वो खुद ही वहां दिखा देते हैं अपनी सीडीआर या अपना वो कॉल्स का कि इस दिन में यहाँ था। यानी आप अपनी जांच भी खुद कर रहे हैं, सबूत भी खुद दे रहे हैं और क्लीन चिट भी आप खुद कर रहे हैं और न्यायालय से तो ठप्पा आपका लग ही रहा है। तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। और दूसरी चीज है कि कैसे 6 तारीख को एक ही दिन में आपके सारे क्रियाकलाप हो जा रहे हैं। उसी दिन उर्मिला जो है वो भी दर्शन स्वामी को मिल जाती है और उनके साथ आ जाती हैं। उसी दिन सुरेश राठौर भी प्रकट हो जाते हैं। उसी दिन जो है वो अंकिता के माता पिता को भी मिलने के लिए बुलाया लिया जाता है। उसी दिन जो है वो उनके हक में भी फैसला आ जाता है दुष्यंत गौतम के भी। तो ये सारी बातें आप जोड़िए और ये दर्शन स्वामी ऐसे हैं कि ये जाकर के एनएसए से भी मिल लेते हैं। और ये सही बात कह रहे थे मेरे और एक और जो है पत्रकार मित्र मनु पवार, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे कि शायद, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये पुष्ट नहीं है, कि दिल्ली में जो उर्मिला है शायद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। मतलब मैं पुष्ट तो नहीं कर सकती, इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं कि बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा चीजों को मैनेज करने की कोशिश की गई है और इसमें विपक्षी दलों पर तो ठीकरा पूरा फोड़ा गया है। अब देखिए कि उसमें विपक्षी दलों को भी पार्टी बनाया गया है उर्मिला सनावर के साथ साथ। तो उनको अगर साबित होता है तो उनको आप दंडित कैसे करेंगे, मतलब। और ये तो विपक्षी दल भी है तो वो भी तो जनता ही है ना उस प्रदेश की। अगर वो भी अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय की आवाज उठा रहे हैं तो क्या उनको वहां की जनता होने के नाते ये बोलने का हक नहीं है? और क्यों नहीं होंगे? उत्तराखंड क्रांति दल है, कांग्रेस है या कोई भी है, सब तमाम संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ तो जो है वो पूर्व सैनिक भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, छात्र भी आ रहे हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे? क्या ये सारे साजिश कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल। तो 11 तारीख को जरूर क्या जन दबाव बनता है ये देखा जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ बहुत सारे हैं। क्या सीबीआई जांच अगर घोषित भी हो जाती है तो क्या वो सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कितनी विश्वसनीय जांच होगी? हाँ बिल्कुल। क्या कोई सबूत अब बचे भी हैं? और अब कैसे ट्विस्ट होता है उर्मिला सनावर की चीजों को, उनके ऊपर क्या दबाव डाला जाता है, कैसे चीजों को ट्विस्ट किया जाता है, सुरेश राठौर को क्या कहा जाता है, या जैसे चुनाव आ रहे हैं क्या पता कोई लॉलीपॉप उन्हें दिया जाए। बहुत सारी बातें हैं, मल्टी लेयर्स में बातें हैं। बिल्कुल, इतना आसान नहीं है इसको समझना कि 11 तारीख को अगर एक बंद हो जाएगा तो उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। ये आंदोलन लंबा चलेगा नेहा, मुझे यही लगता है। और इसके लिए बहुत एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे राज्य आंदोलन के लिए लड़ी गई थी संगठित होकर, तो इस बेटी के न्याय के लिए भी एक मजबूत लड़ाई, एक लंबी लड़ाई यहाँ शायद लड़ी जाए। बिल्कुल। उत्तराखंड की बेटी की बात हो रही है, उसको न्याय की बात हो रही है, उसके गरीब माता पिता को जो न्याय की बात हो रही है, जो गरीब माता पिता के सहारा बनने की कोशिश कर रही थी,
अंकिता, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ट्रैफिकर्स जो हैं, जो मानव तस्कर हैं, जिसे अभी दोषी ठहराया गया है, लेकिन वो किसके लिए ये सर्विस का प्रेशर बना रहे थे अंकिता पर, उस तक पुलिस की जांच नहीं पहुंच सकी है। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल अभी अधूरा है जिसका उत्तर नहीं मिल सका है। प्रेम सर, आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसा लगता है कि क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले ये जो पूरा का पूरा मसला है, जिसे बहुत ही बचकाने तरीके से, जैसा कि उमाकांत सर ने कहा कि बहुत ही अपनी नासमझी का परिचय देते हुए सीएम ने इसे दबाने की कोशिश की, और अब हो सकता है कि बीजेपी अपने नेतृत्व को बदलने पर मजबूर हो जाए और कहीं ना कहीं लीपापोती का ये जो पैटर्न बीजेपी अपनाती रही है कई मामलों को लेकर, यही नजर आए। जी देखिए, यहाँ से आगे जो कुछ होने वाला है उसको इससे समझे कि ये केस बड़ा है तो क्यों है, या कोई भी केस बड़ा क्यों होता है। जी, ये घटना तो बहुत घटती है, लेकिन ये केस क्यों बड़ा है अंकिता भंडारी का। ये केस हत्या है का केस है, बलात्कार है, ऐसा एक रेस्टोरेंट में हुआ काम है, और एक ऐसे कारोबार की ओर इशारा करता है जो नेताओं को के लिए भी उपलब्ध कराए जाने वाली, महिलाएं उपलब्ध कराई जाने वाली सिस्टम है, ये भी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशारा करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है। तो इसके अलावा इसमें बड़े बड़े वीआईपीज हैं। अब ये जब कांड हो जाता है तो इसको दबाने के लिए जो शक्तियां शामिल हुई वो भी वीआईपीज हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, और किस हद तक मंत्री हैं वो जांच का विषय है। लेकिन इसमें प्रशासन भी है। अब तक तो किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई आँच आई नहीं है। भाई, प्रशासन की नाकामी के बगैर ये काम कैसे आगे बढ़ सकता है। तो प्रशासन भी इन्वॉल्व है, और जाहिर बात है कि प्रशासन में पुलिस भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे विभाग के भी लोग हैं। खुफिया विभाग पर भी है कि भाई आप फैक्ट नहीं बता पा रहे क्या, इतनी बड़ी घटना घट रही है। तो यानी जैसे जैसे आप देखेंगे ये केस जो है, हर मुद्दा जो है अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा हो जाता है, और ये केस बड़ा केस बन जाता है। जनता चूंकि इस बात को समझ रही है, सबकी प्रतिक्रियाओं को भी समझ रही है, तो जनता ने एक सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देना तय किया है कि अंकिता को न्याय दो। अब ये जो अम्ब्रेला सेंटेंस है, अंकिता को न्याय दो, इस न्याय दो में बहुत सारी चीजें वो शामिल है जो इस केस को बड़ा बनाती है। तो 11 तारीख का जो बंद है, उस बंद से जनता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी कि हमें चाहिए क्या। जी, अब उसके बाद शासन उस संदेश को किस तरह से लेता है कि आगे जनता के गुस्सा को ठंडा करने के लिए हमें क्या करना है, ये शासन के प्रति के सामने चुनौती है। और ये चुनौती अगर नहीं खत्म हुई तो 2027 आते आते ये मुद्दा और बड़ा होता चला जाएगा। हमने सेना के जवानों को सुना कि हम देश की तो रक्षा कर लेंगे, लेकिन हमारी बेटियां असुरक्षित है, उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, और हम उतर रहे हैं, और वो भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। तो अब सेना भी शामिल है, आम लोग शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि ये आंदोलन एक ऐसे बृहत रूप में खड़ा हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने इससे पहले तक नहीं की थी। और यही से उनको लगता है 11 तारीख के बाद देखना पड़ेगा कि कैसे स्टेप्स लिए जाते हैं, और इस आंदोलन का और इस न्याय की मुहिम का क्या भविष्य है, वहां से आगे हम इसको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्तराखंड के लोगों और खास करके अपनी बेटी को न्याय दिलाने की जो आवाज़ बन रहे हैं उनके लिए है कि वो कितनी बड़ी संख्या में 11 तारीख को जो है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रेम कुमार सर, आपका भी, अंशु जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और उमाकांत लखेरा जो कि थोड़े समय के लिए हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों के सामने इस सवाल को छोड़े जाते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी जो मात्र 19 साल की थी, वंतारा रिजॉर्ट उत्तराखंड का, जहां पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी करने गई थी, मात्र 15,000 रुपये ही वेतन उसे मिलना था। माता पिता के लिए छत बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकर्स, और वो किसके लिए ट्रैफिकिंग का दबाव बना रहे थे, वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए लोग हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या समझ है आपके, हम तक लिखकर पहुंचाएं info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।